जय भीम फ्रेंड्स। आज के इस वीडियो में हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं बाबा साहब अंबेडकर द्वारा लिखी गई बुक वेटिंग फॉर ए वीजा। इस बुक के अंदर बाबा साहब अंबेडकर ने एक्चुअली 6 एक्सपीरियंसेस बताए हैं अनटचेबिलिटी के। उनमें से कुछ एक्सपीरियंसेस जो उनके साथ खुद के साथ हुए हैं और कुछ एक्सपीरियंसेस जो किसी और के साथ में हुए हैं उनको बताया है। इस बुक को लिखने का उद्देश्य यही है कि जो भी लोग अनटचेबिलिटी के बारे में नहीं जानते, स्पेशली जो फॉरेनर्स है, वो अनटचेबिलिटी को जानते तो हैं कि छुआछूत होती है इंडिया के अंदर, लेकिन उसका मतलब किस तरह से होती है, क्या उसका प्रभाव पड़ता है ना, उसका उन्हें एटलीस्ट एज अ फर्स्ट हैंड को एक्सपीरियंस नहीं है कि उन्होंने अपनी आंखों के सामने इस चीज को देखा हो, है ना। तो कहीं ना कहीं इसका उद्देश्य इस बुक का फॉरेनर्स को अनटचेबिलिटी के बारे में अवेयर करना, उसके अनटचेबिलिटी छुआछूत के बारे में फॉरेनर्स को बताना कि भाई किस तरह से यहां इंडिया के अंदर छुआछूत अनटचेबिलिटी होती है। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो के अंदर हम वेटिंग फॉर ए वीजा का जो पहला चैप्टर है या जो पहला कहें आप कि जो घटना बाबा साहब ने एक्सप्लेन की है, 6 घटनाएं, उनमें से जो पहली घटना है जो कि बाबा साहब के बचपन की है उसको हम एक्सप्लेन करेंगे। तो थोड़ा सा बाबा साहब ने इस वेटिंग फॉर वीजा का जो एक इंट्रो दिया है उस इंट्रो को हम थोड़ा सा देख लेते हैं। बाबा साहब कहते हैं कि फॉरेनर्स ऑफकोर्स नो ऑफ द एग्जिस्टेंस ऑफ अनटचेबिलिटी। जो फॉरेनर्स हैं, है ना, विदेशी लोग हैं, वो अनटचेबिलिटी के बारे में कि भाई इंडिया के अनटचेबिलिटी है इस चीज को जानते हैं, लेकिन उनको इसका नेक्स्ट डोर एक्सपीरियंसेस नहीं है ना। उनको एग्जैक्टली पता नहीं भाई किस तरह से ये चीज अनटचेबिलिटी किस तरह से होती है, किस तरह से काम करती है, ये उनको पता नहीं है ना। इसलिए उनके लिए इस चीज को समझना बड़ा ही डिफिकल्ट है कि कैसे इस तरह से हो सकता है कि कुछ जो अनटचेबल्स हैं वो गांव के बिल्कुल बाहर रहते हैं, वो गांव को अपना समझते हैं, लेकिन गांव के अंदर वो रह नहीं सकते हैं और वो डेली गांव में साफ सफाई करने जाते हैं और उनको बदले में जो कुछ झूठा खाने को मिलता है, जो भी कुछ मिलता है ना, बनिए की दुकान से थोड़ा बहुत कुछ सामान लेना होता है, वो सब वो लेते हैं एक डिस्टेंस, एक दूरी मेंटेन करते हुए। तो बाबा साहब कहते हैं कि जो ये अनटचेबल्स वाली प्रॉब्लम है, अनटचेबल्स किस तरह से ट्रीट किए जाते हैं कास्ट हिंदूज के द्वारा, इस चीज का एक जनरल डिस्क्रिप्शन देना कि किस तरह से दिया जाए, वो बड़ा ही प्रॉब्लम है कि किस तरह से इस चीज को समझाया जाए। इसलिए बाबा साहब कहते हैं कि मैंने कोशिश की है कि मैं कुछ एक्सपीरियंसेस यहां पर इस बुक के अंदर शेयर कर रहा हूं। कुछ एक्सपीरियंस मेरे खुद के हैं, कुछ एक्सपीरियंसेस दूसरों के हैं, जो रियल लाइफ एक्सपीरियंसेस हैं वो इस बुक के अंदर शेयर कर रहा हूं ताकि जो फॉरेनर्स हैं उनको आइडिया लग सके कि भाई अनटचेबिलिटी किस तरह से प्रैक्टिस होती है इंडिया के अंदर। तो फ्रेंड्स, ये एक तरह से इंट्रो हो गया था इस बुक का कि बाबा साहब का उद्देश्य क्या है। मेनली बाबा साहब का उद्देश्य ये है फॉरेनर्स को अनटचेबिलिटी के बारे में बताना कि अनटचेबिलिटी किस तरह से इंडिया में प्रैक्टिस की जाती है, यही मेन उद्देश्य है इस बुक का। तो अब हम शुरू करते हैं इस बुक का पहला चैप्टर, जो कि बाबा साहब ने अपने खुद के बचपन के एक्सपीरियंसेस, खुद की चाइल्डहुड के एक्सपीरियंसेस की उन्होंने बचपन में किस तरह से छुआछूत को महसूस किया था, किस तरह का छुआछूत, किस तरह की अनटचेबिलिटी उनके साथ में हुई थी और उनके दिमाग में बचपन से ही मतलब एक तरह से एक फ्रस्ट्रेशन, एक गुस्सा इस अनटचेबिलिटी और कास्ट सिस्टम के अगेंस्ट में भर गया था। तो वो कौन से ऐसे इंसिडेंट्स थे, कौन सी ऐसी घटनाएं थी, कौन सी वो उनके साथ में छुआछूत हुई थी जिसके कारण से बचपन में ही उनके अंदर एक गुस्सा और फ्रस्ट्रेशन अगेंस्ट दिस कास्ट सिस्टम इतना बढ़ गया था। तो बाबा साहब कहते हैं कि जो और फैमिली केम ओरिजिनली फ्रॉम दापोली तालुका ऑफ द रत्नागिरी डिस्ट्रिक्ट। तो उनकी फैमिली है वो ओरिजिनली दापोली तालुका ऑफ द रत्नागिरी डिस्ट्रिक्ट से आती है, बॉम्बे प्रेसिडेंसी के अंदर। और जो बाबा साहब कहते हैं कि बाबा साहब के जो पूर्वज थे वो ईस्ट इंडिया कंपनी के अंदर सर्विस किया करते थे। ईस्ट इंडिया कंपनी के अंदर जो आर्मी थी कंपनी की, उसके अंदर सर्विस किया करते थे, लेकिन अब उन्होंने उस ऑक्यूपेशन को छोड़ दिया है। और अब जो बाबा साहब के जो पिताजी हैं वो भी शुरू के अंदर उन्होंने भी आर्मी के अंदर नौकरी की थी और वो ऑफिसर रैंक पर आर्मी के अंदर सूबेदार की पोस्ट पर रहे थे, लेकिन बाद में उन्होंने रिटायरमेंट ले लिया और रिटायरमेंट लेने के बाद में वो दापोली डिस्ट्रिक्ट में दापोली नामक जगह पर रहने लगे अपनी फैमिली के साथ में। लेकिन बाबा साहब के जो पिताजी थे उन्होंने कुछ कारणों से अपना मतलब मनस चेंज किया और वो दापोली से सतारा चले गए, है ना, और सतारा के अंदर वो 1904 तक रहे। तो यहीं पर वो फर्स्ट इंसिडेंट है जो कि बाबा साहब के साथ में हुआ था, जो कि बाद में तक मतलब उनके दिमाग में हमेशा पूरी ताउम्र उनके दिमाग में रहा। तो अब ये था कि जो बाबा साहब है वो सतारा नाम की जगह पे रह रहे थे और उनके पिताजी कैशियर की जॉब थी उनकी,
गोरे गांव के अंदर, वहां पर उनके पिताजी रहा करते थे। बाबा साहब की माताजी का देहांत हो गया था। तो अब जो बाबा साहब के पिताजी गोरे गांव के अंदर रह रहे थे, बाबा साहब अपने भाई बहनों के साथ में सतारा नाम की जगह पर रह रहे थे। अब ये हुआ क्योंकि बाबा साहब की पिताजी की जॉब कैशियर की थी, तो वो इतनी आसानी से अपनी जगह को छोड़ नहीं सकते थे, उनको गोरेगांव में अपनी जॉब को संभालना था। तो बाबा साहब के जो पिताजी हैं उन्होंने उनको लिखा कि भाई जो भी बच्चे हैं, बाबा साहब उनके बड़े भाई हो गए, वो वहां पर गोरेगांव आकर पिताजी के साथ में मिले, पिताजी के साथ में कुछ दिन रहे और समर वेकेशन जो गर्मियों की छुट्टियां आती बच्चों की, उसमें वो आकर अपने पिताजी के साथ में रहे। ऐसा उन्होंने लेटर लिखा अपने बच्चों को। तो जो बच्चे थे, बाबा साहब, उनके बड़े भाई है ना, वो काफी खुश हो गए कि अब वो अपने पिताजी के साथ में जाकर रहेंगे। और खुशी का और भी कारण था कि अब वो एक रेलवे ट्रेन के अंदर जाके सफर करेंगे। उन्होंने कभी रेलवे ट्रेन को देखा नहीं था, तो रेलवे ट्रेन में जाके सफर करेंगे, इस चीज को लेकर वो काफी एक्साइटेड थे। बाबा साहब ने और उनके भाई ने काफी प्रिपरेशंस की, नए कपड़े, नए जूते, बिल्कुल सब कुछ नया नया, नई धोती, सिल्क बॉर्डर धोतीज, है ना, बिल्कुल मतलब एक जा रहे हैं, एक तरह से पिताजी से मिलने जा रहे हैं, कहीं ना कहीं एक तरह से घूम रहे हैं, ट्रेन के अंदर जाएंगे, तो एक तरह से बिल्कुल चकाचक होकर तैयार होने की उन्होंने तैयारी कर ली थी। बाबा साहब के पिताजी ने सारी जो डिटेल्स थी वो अपने बच्चों को भेज दी थी और साथ में कहा था कि जब वो जिस तारीख को आए तो पहले से इन्फॉर्म कर दें, ताकि वो अपने पियोन को, अपने ऑफिस के पियोन को उनको रेलवे स्टेशन पर लेने के लिए भेज दें। तो जो रेलवे स्टेशन था वो बाबा साहब के घर से 10 माइल्स के डिस्टेंस पे था और उन्होंने एक तांगा जो एक घोड़े वाला तांगा होता है उसको हायर कर लिया था। नए नए कपड़े पहन कर बिल्कुल तैयार थे घर से जाने के लिए। लेकिन जो उनकी आंट थी, उनकी जो बुआ थी, वो काफी दुखी थी इस बात से कि वो बच्चे वहां से जा रहे हैं। स्टेशन में पहुंचने के पर बाबा साहब के जो भाई थे, बड़े भाई थे, उन्होंने टिकट्स बाई किए और उसके बाद में कुछ पैसे उसको और बाबा साहब को और बाबा साहब के कजन ब्रदर को दिए। उसके बाद में जो ट्रेन है वो स्टार्ट हो गई थी। जल्दी से उन लोगों ने ट्रेन को बोर्ड कर लिया, है ना, जल्दी से ट्रेन में बैठ गए और उनको जो गोरेगांव के पास में जो सबसे नियरेस्ट स्टेशन है, मासूर नाम का स्टेशन, वहां पर उतरना था। तो ट्रेन मासूर स्टेशन पर पहुंच गई अबाउट 5 in the evening, शाम को 5 बजे ट्रेन मासूर स्टेशन में पहुंच गई और वहां पर वो उतर गए। अब ये हुआ कि वहां पर वो उतर तो गए, लेकिन वहां पर उनको लेने के लिए कोई आया नहीं, जबकि उनके पिताजी ने बोला था कि वहां पर मैं पियोन भेज दूंगा, लेकिन कोई पियोन वहां पर नहीं आया। बाकी सभी यात्री अपने अपने घर चले गए थे, लेकिन वो चारों बच्चे, 4 चिल्ड्रन, वहीं पर प्लेटफॉर्म पर खड़े हुए थे। तो अब ये हुआ कि जब तक उनको कोई लेने आया नहीं, तो काफी घंटा भर बीत गया, कोई नहीं आया। तो फिर उन्होंने क्या किया, स्टेशन मास्टर के पास में गए इंक्वायरी करने के लिए और स्टेशन मास्टर ने उनके टिकट्स देखे और उसके बाद में, क्योंकि बाबा साहब और उनके जो ब्रदर थे, है ना, और जो उनकी सिस्टर के बच्चे थे, उन्होंने काफी अच्छे अच्छे कपड़े पहन रखे थे। तो स्टेशन मास्टर है उसको बिल्कुल भी नहीं लगा कि ये महार कास्ट के होंगे, उसको ये लगा कि ये कोई ना कोई अच्छी हायर कास्ट के लोग हैं। यहां बाबा साहब बोल रहे हैं, इंडीड द स्टेशन मास्टर वाज क्वाइट श्योर वी वर ब्राह्मण चिल्ड्रन एंड वाज एक्सट्रीमली टच्ड एट द प्लाइट इन विच वी फाउंड। मतलब क्योंकि इतने अच्छे अच्छे कपड़े पहन रखे थे, सब कुछ इतना अच्छा अच्छा था, तो स्टेशन मास्टर को लगा कि ये पक्का हायर कास्ट के बच्चे हैं और कोई ब्राह्मणों के बच्चे ही होंगे, है ना, क्योंकि इतने अच्छे अच्छे कपड़े पहन रखे थे, तो है ना। और वो स्टेशन मास्टर काफी दुखी था उनकी स्थिति में कि बच्चे यार देखो इस तरह की स्थिति में फंसे हुए हैं। लेकिन स्टेशन मास्टर ने, क्योंकि एक जाति पूछना आज की तारीख में भी बिल्कुल नॉर्मल बात है और उस टाइम तो बिल्कुल ही नॉर्मल बात थी बाबा साहब के टाइम पे, तो स्टेशन मास्टर ने जाति पूछ ही ली कि भाई किस जात के हो, इस तरह से पूछ लिया। तो बाबा साहब ने बोल दिया कि हम महार हैं, है ना, और महार बाबा साहब ये बॉम्बे प्रेसिडेंसी में अनटचेबल कास्ट है ना। जैसे ही बाबा साहब ने बोला कि महार है ना, तो वैसे ही जो स्टेशन मास्टर है वो एकदम से मतलब स्टंड रह गया, एकदम से भौचक्का रह गया, है ना, और उसका जो फेस है वो एकदम से चेंज हो गया, क्योंकि वो इमेजिन ही नहीं कर सकता था कि इतने अच्छे कपड़े पहने हुए बच्चे महार कास्ट के कैसे हो सकते हैं। तो इसके बाद में उसका बाबा साहब का रिप्लाई सुनकर वो स्टेशन मास्टर वहां से चुपचाप चले गया, है ना, और उसने उन बच्चों को बिल्कुल ध्यान नहीं दिया, है ना। और लेकिन उसके बाद में 15, 20, 25 मिनट निकल गई और सन जो है सूर्यास्त हो रहा था। तो ना तो बाबा साहब के पिताजी आए, ना कोई और किसी को उन्होंने भेजा, है ना, तो वो सब बहुत परेशान हो गए थे। तो फिर उसके बाद में स्टेशन मास्टर वापस आया और स्टेशन मास्टर वापस आकर उनसे पूछने लगा कि तुम यहां से जा क्यों नहीं रहे। तो उन्होंने प्रॉब्लम बताई कि हम कैसे जाएं यहां से। तो स्टेशन मास्टर काफी सोच विचार के बाद में आसपास जो कई तांगे वाले थे उनके पास में गया। अब क्योंकि वहां पर बहुत सारे तांगे वाले थे और ऐसा, और बाबा साहब और उनके जो ब्रदर हैं वो आराम से पैसे उनको दे सकते थे, लेकिन कोई भी तांगे वाला
क्योंकि बाहर कास्ट से वो थे, इसलिए कोई भी तांगे वाला उनको बिठाने के लिए रेडी नहीं था। तो अब स्टेशन मास्टर ने बड़ी कोशिश की, उन तांगे वालों से बात की, है ना, लेकिन जो तांगे वाले ऑब्वियसली वो रेडी नहीं हुए। तो अल्टीमेटली ये डिसाइड हुआ कि एक तांगे वाले से ये बात हुई कि डबल पैसे दें, है ना, बाबा साहब उनके ब्रदर वो डबल पैसे दें गोरेगांव तक पहुंचने के लिए, और टांगा भी वो खुद ड्राइव करें, है ना, और तांगे वाला नीचे नीचे चलेगा और वो तांगा उनको खुद को ड्राइव करना पड़ेगा, क्योंकि तांगे वाला उनके साथ में बैठने के लिए रेडी नहीं था कि भाई वो मार कास्ट के लोग पीछे बैठे हुए हैं और वो तांगे वाला वो उनके लिए तांगा चला रहा है ना। तो इस तरह से सेटलमेंट हुआ कि डबल प्राइस डबल चार्ज देने पड़ेगी, डबल पैसे देने पड़ेंगे, और तांगा भी बच्चे वो खुद चलाएंगे, तांगे वाला नहीं चलाएगा। इस तरह का अरेंजमेंट हुआ। तो इस तरह से वन कार्टमैन एग्रीड एज इट गेव हिम एन अपॉर्चुनिटी टू अर्न हिज फेयर एंड आल्सो सेव्ड हिम फ्रॉम बीइंग पॉल्यूटेड, है ना। तो एक कार्टमैन, एक तांगे वाला रेडी हो गया, क्योंकि उसको भाई कमाने को भी मिल रहा था, डबल मिल रहा था, और साथ में वो दूषित होने से, है ना, पॉल्यूट होने से ही बच रहा था। क्यों? क्योंकि उसको उनके लिए तांगा चलाना ही नहीं था, वो तो नीचे चलता और ऊपर वो बैठ के चला रहे होते। तो लगभग 6:30 बज चुके थे। 6:30 बजे वो तांगे पर बैठ गए। तांगे वाले से वो बार बार पूछने लगे कि वो कब तक वहां पहुंच जाएंगे। तो तांगे वाले ने कहा कम से कम 3 घंटे तो लगेंगे ही लगेंगे। और उसकी बातों पर विश्वास कर उन्होंने अपना लगेज तांगे के अंदर डाल दिया और स्टेशन मास्टर को थैंक्स किया और वहां से चल दिए। उसके बाद में क्या हुआ, रास्ते में कुछ आगे चले, उसके बाद में रिवर आई। रिवर का जो तांगे वाला था उसने कहा कि यहां पर रुककर जो भी खाना वाना खाना है वो खा लो, क्योंकि अगर हम आगे चलेंगे तो फिर वहां पर आप लोगों को पानी नहीं मिलेगा पीने के लिए, इसलिए आप यहीं पर नदी के पानी से पानी वानी पीकर खाना वाना खा लो। लेकिन जिस नदी के पास में वो रुके थे पानी पीने के लिए, दरअसल वो नदी थी नहीं, वो तो एक कीचड़ था, उसमें कुछ पानी था ही नहीं, उसमें गायों और भैंसों का यूरिन था, है ना। तो कुल मिलाकर उनको वहां पर पीने के लिए पानी नहीं मिला। तो इस तरह से वो वहां पर पानी नहीं पी पाए, खाना भी नहीं खा पाए, और अल्टीमेटली वो तांगे वाले का वेट कर रहे थे कि वो जल्दी से जल्दी आए और हम आगे चलें। अंत में वो जो कार्टमैन है तांगे वाला वो वहां पर आया, और फिर उसके बाद में कुछ 4 और 5 माइल्स तक बाबा साहब के ब्रदर है उन्होंने उस तांगे को चलाया। लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ कि वो तांगे वाला एकदम से वापस तांगे पर चढ़ गया, और उन्होंने मतलब तांगे वाले ने जो रस्सी होती है जिससे उसको घोड़े को चलाते हैं, तांगे के घोड़े को चलाते हैं, वो अपने हाथ में ले लिया। तो ये इंसिडेंट देख के बाबा साहब को उनको बड़ा आश्चर्य हुआ कि यार जो जिस बंदे ने मना कर दिया था कि तांगे को खुद चलाने से कि भाई कहीं वो पॉल्यूट हो जाएगा अनटचेबल्स की वजह से, तो वो एकदम से मतलब ऐसा क्यों कर रहा है ना। तो बड़ा आश्चर्य हुआ उनको। लेकिन फिर उन्होंने कोई क्वेश्चन पूछा नहीं, क्योंकि कोई मतलब नहीं था किसी भी तरह का क्वेश्चन पूछने का इस पॉइंट पर। बट वी डेड नॉट टू आस्क हिम एनी क्वेश्चंस ऑन दिस पॉइंट, है ना। तो उन्होंने इस पॉइंट पर कोई भी क्वेश्चन उनसे नहीं पूछा। अब यहां पर मुझे ये लगता है कि शायद तांगे वाले को लग रहा हो कि यार ये जिस तरह से बच्चे तांगा चला रहे हैं, अगर इस तरह से तांगा चलाएंगे तो ये कहीं ना कहीं तांगे का नुकसान कर देंगे, काफी टाइम लगा देंगे वहां तक गोरेगांव पहुंचने तक। शायद ये रीजन रहा होगा। लेकिन बाबा साहब ने और उनके ब्रदर्स ने इस पर उस तांगे वाले से कोई भी किसी प्रकार का कोई क्वेश्चन नहीं किया। काफी टाइम निकल गया तो उन्होंने पूछा कि तांगे वाले से हम कब तक पहुंचेंगे। तांगे वाले ने कहा कि हम जल्दी ही पहुंच जाएंगे, 10 तो बज चुके थे, लेकिन तब भी अभी तक मतलब वो पहुंचे नहीं थे गोरेगांव। तो मतलब बच्चे काफी परेशान हो गए, वो रोने करने लग गए। तो तांगे वाले ने कहा कि हम जल्दी ही पहुंच जाएंगे। उसके बाद में तांगे वाले ने कहा कि एक लाइट जल रही थी, उसने कहा कि जो ये लाइट है वो टैक्स कलेक्टर है, उसका ऑफिस है। जो टोल कलेक्टर है, जो कि टोल लेता है उस पर रोड पर, उसका ऑफिस है, और यहां पर हम इस रात को गुजारेंगे और उसके बाद में सुबह हम चलेंगे। अब यहां पर उनको रात गुजारनी थी, ठीक है। 2 घंटे तक इट टुक अस 2 आवर्स टू रीच द टोल कलेक्टर हट। 2 घंटे लग गए उनको टोल कलेक्टर की झोपड़ी तक पहुंचने के पर भी, है ना। अब उनको रात वहां पर गुजारनी थी। तो उसने जो कार्टमैन है उसने कहा टोल कलेक्टर की वहां पर जाकर तुम किसी तरह से पानी लेके आ जाओ, और ये मत बताना कि तुम महार, ये बता देना कि तुम मुस्लिम हो, क्योंकि अगर तुम महार बोलोगे खुद को तो फिर वो पानी नहीं मिलेगा वहां पर, है ना। इसलिए अपने आप को मोहम्मदन मुस्लिम बताया ना, और कोशिश करना मुस्लिम बताया पानी मिल जाएगा तो अच्छा रहेगा तुम्हारे लिए। और बाबा साहब ने यही किया। वो वहां पर टोल कलेक्टर के पास में गए। टोल कलेक्टर ने उनसे पूछा कि भाई तुम कौन हो। बाबा साहब ने जवाब दिया कि मैं मुसलमान हूं, और क्योंकि वो अच्छी सी उर्दू बोल लेते थे तो वो आराम से उन्होंने अच्छी सी उर्दू में कन्वर्सेशन किया।
तो जो टोल कलेक्टर उसको डरा से भी डाउट नहीं हुआ कि वो मुस्लिम है, लेकिन ये ट्रिक काम नहीं कर पाई क्योंकि वो जो टोल कलेक्टर था शायद वो मुस्लिमों से भी चिढ़ता था, है ना। तो उसने साफ मना कर दिया कि तुम्हारे लिए किसने वाटर रखा है, यहाँ पर जाना है तो तुम ऊपर से कहीं से जाकर ऊपर हिल के टॉप से जाकर वहां से पानी लेके आ जाओ। तो इस तरह से उनको पानी नहीं मिला। फिर बाबा साहब आकर अपने ब्रदर के पास में आए और बता दिया कि भाई वहां से तो पानी नहीं मिला, और इस तरह से उन्होंने उस टोल कलेक्टर ने इस तरह से बोला है ना। तो फिर अल्टीमेटली हुआ ये कि वो बिल्कुल उनके पास खाना पड़ा हुआ है, सब कुछ है, लेकिन फिर भी वो पानी नहीं होने की वजह से भूखे ही वो सो गए। तो अब यहां पर देखिए, देयर वॉज हंगर बर्निंग विद इन अस, with all this we were to sleep without food, that was because we couldn't get no water because we were untouchables। बाबा साहब यहां पर बताते हैं उनकी मन की दशा कि वो भूख से बिल्कुल मतलब जले जा रहे थे। एक तरह से उनके पास में अच्छा खासा खाना भी था, देयर वाज अ प्लेंटी ऑफ फूड विद अस, है ना, अच्छा खाना था, भूख से तड़पे जा रहे थे, लेकिन फिर भी वो खाना नहीं खा सकते थे, फिर भी वो विदाउट फूड ही सोए। कारण क्योंकि वो पानी नहीं ले सकते थे। और पानी उनको क्यों नहीं मिला? क्योंकि वो अनटचेबल थे। ये अब देखो, मतलब उस वक्त ये उनके दिमाग पर कितना जबरदस्त इंप्रेशन गया होगा इस चीज का। 9 साल की उम्र के अंदर जब उनके साथ में इस तरह की घटनाएं घटी होगी, तो उस 9 साल के दिमाग पर किस तरह के इंप्रेशन गए होंगे इस अनटचेबिलिटी के। फिर सुबह 5 बजे कार्टमैन उनके पास में आया और कार्टमैन ने कहा चलो, तो बच्चों ने मना कर दिया कि नहीं, हम 8 बजे चलेंगे, 8 बजे से पहले नहीं चलेंगे। फिर वो 8 बजे वो चले, 8 बजे चले तो 11 बजे वो वहां पर गोरेगांव पहुंच गए। वहां पर अपने पिताजी से वो मिले, तो उनके पिताजी उनको देखकर सरप्राइज हो गए और उनके पिताजी ने कहा कि यार तुम लोग आए हो तो मुझे बताया तो नहीं, तुमने बताना चाहिए था ना तुमको, तो भाई तुम मुझे बताते तो मैं तुम्हारे स्टेशन पर तुमको रिसीव करने के लिए पियोन को भेज देता। तो जो बच्चे थे उन्होंने बोला कि वी प्रोटेस्टेड दैट वी हैड गिवन इंटीमेशन। तो अब ये एक्चुअली यहां एक मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी कि जो बाबा साहब और बाबा साहब के ब्रदर थे, इन्होंने इंटीमेशन लेटर लिख के भेज दिया था कि इस तारीख को हम आएंगे। लेकिन हुआ ये कि जो ना उनके पिताजी का सर्वेंट था, वो सर्वेंट उनके पिताजी को वो लेटर देना भूल गया, है ना। फॉल्ट वॉज ऑफ माई फादर सर्वेंट, ही हैड रिसीव्ड अवर लेटर बट फेल्ड टू गिव इट टू माई फादर। तो वो एक्चुअली लेटर जो बाबा साहब और उनके ब्रदर ने जो लेटर अपने पिताजी को भेजा था कि हम इस तारीख को आएंगे, वो लेटर जो उनके पिताजी के जो सर्वेंट थे, है ना, सर्वेंट था उनका, उसको मिल तो गया था, लेकिन उस सर्वेंट ने उनके पिताजी को दिया नहीं। और क्योंकि दिया नहीं तो उनके पिताजी को पता नहीं लगा, और पता नहीं लगा तो इस कारण से वो पियोन को वहां पर स्टेशन नहीं भेज पाए। और इस कारण से बाबा साहब को, उनके ब्रदर्स को इतनी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ा। तो बाबा साहब कहते हैं कि दिस इंसिडेंट हैज अ वेरी इंपॉर्टेंट प्लेस इन माई लाइफ। I was a boy of 9 when it had happened, but it has left an indelible impression on my mind। मतलब जब वो बाबा साहब 9 साल के थे तब उनके साथ में घटना हुई थी, और ये जो घटना थी ये उनके दिमाग में मतलब बहुत ही तगड़ा इफेक्ट डाला था, है ना। इस इंसिडेंट से पहले बाबा साहब जानते थे कि वो एक अनटचेबल कम्युनिटी को बिलोंग करते हैं, और अनटचेबल कम्युनिटी के साथ में डिस्क्रिमिनेशन होता है। जैसे उनको पता है कि जब वो स्कूल में जाते थे तो स्कूल में क्लास में बैठने के लिए उनको अलग से एक अपनी जो भी मतलब दरी या जो भी होता है अलग से लेके जाना पड़ता था, क्योंकि वो और बच्चों के साथ में नहीं बैठ सकते थे, अलग से कोने के अंदर बैठते थे, है ना। साथ में यही पता था कि जो और बच्चे हैं, जैसे उनको भूख लगती थी, वो प्यास लगती थी, है ना, जैसे प्यास लगती थी और बच्चे जाके नल से पानी पी सकते थे। लेकिन बाबा साहब ऐसा नहीं कर सकते थे क्योंकि वो अनटचेबल कम्युनिटी को बिलोंग करते थे। अगर उनको प्यास लगती थी तो पहले जो स्कूल का पियोन है वो आता था और आकर वो नल को खोलता था, तभी वो पानी पी सकते थे, है ना। और अगर मान लो जिस दिन वो पियोन नहीं आया है ना, जिस दिन वो पियोन नहीं आया है तो उस दिन उनको, इफ द पियोन was not available, I had to go without water। अगर पियोन नहीं आया है तो भाई नल कौन खोलेगा, तो फिर उस दिन उनको प्यासा ही रहना पड़ता था। The situation can be summed up in the statement no peon no water, क्योंकि पियोन ही उस नल को खोलेगा, अब खोलने वाला नहीं है तो वे पानी नहीं पी पाते थे। वो घर पर भी जो कपड़े वॉशिंग क्लॉथ्स का काम है उनकी सिस्टर्स किया करती थी। ऐसा नहीं कि वो वॉशरमैन नहीं है वहां सताए के अंदर, लेकिन ये है कि कोई भी जो वॉशरमैन है वो उनके कपड़े धोने के लिए रेडी नहीं था, जबकि वो पैक कर सकते थे। इसी तरह से जो नाई है वो उनकी शेविंग करने के लिए रेडी नहीं थे, तो जो उनकी बड़ी बहन है वही उनकी हेयर कट करना, है ना, वो सब बाल काटना, वो सब उनकी बड़ी सिस्टर ही किया करती थी।
तो बाबा साहब बोलते हैं ये सब चीजें मैं जानता था कि अनटचेबल्स के साथ में इस तरह की भेदभाव किया जाता है, लेकिन फिर भी जो ये पर्टिकुलर इंसिडेंट हुआ कि वो अपने पिताजी से मिलने आए, वो तांगे वाला उनको मिला, तांगे वाले ने उनको अपने तांगे पे लेने से मना कर दिया, बड़ी मुश्किल से उसको राजी किया, डबल उसको पेमेंट किया गया, उसके बाद भी उसने कहा कि भाई तांगा मैं नहीं चलाऊंगे, तुम लोग ही चलाओगे। बीच में उनको पानी नहीं मिला पीने का, है ना। जो टैक्स कलेक्टर, टोल कलेक्टर था, उसने पानी देने से मना कर दिया, क्यों? क्योंकि वो सिर्फ महार कास्ट से हैं। तो मतलब इस तरह की जो वो पूरी यात्रा के दौरान जो उनके साथ में घटनाएं, जो स्टेशन मास्टर था जो कि पहले तो काफी अच्छे से बोल रहा था, लेकिन जैसे ही उनको पता लगा कि बच्चे महार कास्ट के हैं तो उसका बिहेवियर चेंज हो गया, है ना। तो इस तरह की घटनाएं जो उनको उस यात्रा के अंदर फेस करनी पड़ी, वो आजीवन उनके दिमाग में रह गई और आजीवन उनकी मेमोरीज के अंदर रह गई, और एक बहुत ही एक ऐसी यादगार बन के रह गई जो हमेशा उनको परेशान करती रहती थी और हमेशा उनको एक तरह से डिस्टर्ब रखती थी जब भी उस याद के बारे में वो सोचते थे। तो फ्रेंड्स, कुल मिला के बात यह है कि बाबा साहब ने अपनी जो बचपन की यादें, अनटचेबिलिटी, छुआछूत से रिलेटेड बातें इस चैप्टर के अंदर बताई है। इसका हमने अच्छी तरह से आपको एक्सप्लेन कर दिया है। आई होप कि एक्सप्लेनेशन आपको अच्छा लगा होगा। तो प्लीज, अगर वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। जय भीम।